अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डिस्कस केस नंबर 4 टुडे। अब देखो, जैसे आपने इंक्रीजिंग बताया था कि आपका एक्चुअल इंक्रीज हो रहा है, नाउ इट्स द डिक्रीजिंग केस जहाँ पे आपका एक्चुअल डिक्रीज हो चुका है। दैट मीन्स पॉइंट ई कहाँ जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। Actual is moving towards the origin, that is under allocation of resources. Wastages of resources would be higher and resulting in higher unemployment, ठीक है। अच्छा, देखो, अगर थोड़े टाइम के लिए तो इट्स फाइन, ठीक है। वैसे भी फाइन तो नहीं, लेकिन हो जाती है इकोनॉमी रिकवर। लेकिन अगर ज़्यादातर के लिए है तो आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जाने के चांसेस हैं, ठीक है। जहाँ पे अच्छा, रीजंस क्या होंगे? एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही होगी, ज़्यादा वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही होगी। आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इनकम सारी कम हो रही होंगी। एक्सपोर्ट्स कम हो रहे होंगे लेकिन इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इम्पोर्ट्स कम हो रहे थे, ठीक है। तो एक्चुअल जब डिक्रीज हो रहा होता है तो आपकी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही होती है। पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो शिफ्ट इन पीपीसी कर्व होगा, वेयर एज एक्चुअल इंक्रीज या डिक्रीज होगा दैट इज मूवमेंट अलोंग द कर्व। मतलब जो है कर्व के अंदर ही मूवमेंट्स हो रही होंगी, लेकिन पीपीसी शिफ्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे हो रही होंगी, शिफ्ट दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे हमने इंक्रीजिंग केस पढ़ा था एक्चुअल का, ये डिक्रीजिंग केस है। नाउ हाउ वुड यू बी एबल टू एक्सप्लेन इट? This diagram show a decrease in actual, which can be due to increase in consumption. आपने एक वन ऑफ रीजन बता दिया कि लोग अब कंज्यूम कम कर रहे हैं गुड्स को, इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, which will worsen the current situation of the economy, that is inefficient of allocation of resources, wastage of results of resources would be higher, therefore higher unemployment. This decrease in actual will be beneficial to the economy in the short run. शॉर्ट रन में तो इट्स फाइन क्योंकि डिफ्लेशन होगी, प्राइसेस कम होंगी। लेकिन ज़्यादातर प्राइसेस अगर आपकी फॉल हो रही हों तो आपका डिमांड भी फॉल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड द इकोनॉमी विल मूव इनटू द रिसेशन, दैट इज डाउन टर्न इन एन इकोनॉमिक साइकिल विच इज डैमेजिंग फॉर योर इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सवाल है और एक्चुअल और पोटेंशियल का सवाल, ठीक है। बोलते हैं आपने पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को यूज करना है और आपने डिफरेंस बताना है कि एक्चुअल और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फर्क है, ठीक है। बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, अब ये 8 मार्क का सवाल है, ठीक है। अब 8 मार्क के सवाल को आप आंसर कैसे करोगे? 3 मार्क्स इज फॉर नॉलेज, 3 मार्क्स इज फॉर एनालिसिस एंड 2 मार्क्स इज फॉर इवेल्युएशन, ठीक है। नॉलेज मीन्स आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन बता दी। एनालिसिस मीन्स कि आपने क्या बताया कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। इवैल्यूएशन मीन्स आपका ओपिनियन, आपका कंक्लूजन, ठीक है। आप अच्छा स्टार्ट कैसे करोगे? आपने ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन बताई, फिर आपने डायग्राम एक बना दी और उसको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे हमने बेसिक डायग्राम जो सीखी थी वो आपने बना दी, ठीक है। लेट्स से सही है, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो क्या कैसे डिफाइन करोगे आप। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इन इट्स गिवन रिसोर्सेज। यहाँ पे मैंने क्या किया? डेफिनेशन बता दी एग्जामिनर को, ठीक है। ये मेरे को नॉलेज का मार्क देगा। ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व लाइक फ्रॉम ए टू डी रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी। अब मैंने ना ये नीचे बनाई है, ये देखो, ये रहा, मैं नहीं बता रही, ये है पॉइंट ई, पॉइंट एफ, सही है, ये याद रखना। पॉइंट ई इज एन एक्चुअल एंड पॉइंट एफ इज एन अनअटेनेबल। बाकी ए बी सी डी इज द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी कर्व, ठीक है। अब मैंने देखो इसकी इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी, देयर इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, देयर विल बी नो वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। द पॉइंट ई इनसाइड द कर्व रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल स्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी, where there is under allocation of resources, there would be wastage of resources and higher unemployment. 3 things you have to mention. फिर आप point F के बारे में जिक्र करोगे। Outside the possibility curve known as unattainable point, and why is it unattainable? Because there is shortage of resources, and you have to mention which diagram you are referring to. That is diagram number 1. That makes sense कि आपने किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है। अब आपने ये समझा दिया, ये वाला आपने पॉइंट पूरा कर लिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, देखो क्योंकि उसने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया है। अब आप क्या करोगे? इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करो कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। आपने बताया पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपने एक पॉइंट बता दिया कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब पोटेंशियल बढ़ता है। आप बेसिकली पोटेंशियल के साथ ही समझा दोगे, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ है प्लस डायग्राम एंड द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा,
आपने एक्चुअल को भी समझाना है थ्रू अ डायग्राम विद द एक्सप्लेनेशन, ठीक है? पोटेंशियल को भी समझाना है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम के साथ। फिर कंक्लूजन देना है कि ए ई जी इज़ फॉर द शॉर्ट रन एंड पी ई जी इज़ फॉर द लॉन्ग रन, ठीक है? दैट इज़ पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? अब आज हाँ कहाँ थे? दैट इज डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच विल कॉज आर राइट टूवर्ड शिफ्ट, बिकॉज हमने इकोनॉमिक ग्रोथ बतानी है। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब राइट वर्ड शिफ्ट होगा पीपीसी कर्व में फ्रॉम ए बी टू सी डी, लाइक फ्रॉम ए बी टू सी डी। ये है डायग्राम जो मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ की शो की है फॉर द केस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है? अच्छा, डोंट फॉरगेट टू लेबल कि ये डी नंबर 1 है, ये डी नंबर 2 है, डायग्राम नंबर 2, एंड दिस इज डायग्राम नंबर 3, ठीक है? अच्छा, फिर मैंने क्या बताया? which will increase the productive potential of the economy, leading to an increase in what? Output or GDP, resulting in a potential economic growth as shown in diagram number 2, ठीक है? फिर आपने एक्चुअल डिफाइन किया। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन एक्चुअल ऑफ द कंट्री विच विल कॉज मूवमेंट टूवर्ड्स द पीपीसी। दैट मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरफ आप जाते रहोगे, विच विल बी ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन कॉजिंग efficient allocation of resources leading to no shortage of resources, existence of full employment. However, this increase in actual will cause movements towards potential which will create shortage of resources, याद है long run में, resulting in inflation in the economy in the long run as shown in diagram number 3। ये देखो डायग्राम नंबर 3। अगर यहाँ से पॉइंट ई की तरफ वो एक्चुअल की तरफ, एक्चुअल जो है वो मूव कर रहा है पोटेंशियल की तरफ, तो क्या होगा? शॉर्ट रन में तो इट्स फाइन, ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी वगैरह, आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, ये सब फाइन। लेकिन लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन आएगा। टू कंक्लूड, in my opinion, potential economic growth will always have its effect in the long run, and actual economic growth will always have its effect on the short run, ठीक है? आपने अपना ओपिनियन लिख देना है 2 मार्क का, दैट इज ऑल्सो नोन एज इवैल्यूएशन, ठीक है? यहाँ पे आपने आंसर कंक्लूड कर, ऑलराइट, ओके। अब ये केस नंबर हमने 4 डिस्कस कर लिए। लेट्स डिस्कस पीपीसी विथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या है ये? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी विद द प्रोडक्शन विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? लेट्स से फॉर एग्जांपल कंट्री सोचती है कि उसने कॉम्बिनेशन ए को चूज करना है, ठीक है? ए पे स्टैंडिंग है, ठीक है? दैट मीन्स वो 140 यूनिट्स बना रही होगी कैपिटल गुड्स के और 30 यूनिट्स बना रही होगी कंज्यूमर गुड्स के। ये तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात हो गई, ठीक है? अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि अगर मैंने 30 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है, तो कैपिटल गुड्स के बनाने हैं, ठीक है? अगर मैंने कंज्यूमर गुड्स के बनाने हैं, अगर मैं कैपिटल गुड्स का एक भी यूनिट बनाती हूँ तो कितने मुझे फॉरगो करना पड़ेंगे? देखो, मैंने 30 यूनिट्स बनाए, ठीक है, सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के। मैं चाहती तो 100 भी बना सकती थी, मेरा तो ये पोटेंशियल है कि मैं 100 बना सकती हूँ, अपनी सारी रिसोर्सेज 100 बनाने में लगा सकती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ 30 प्रोड्यूस की, ठीक है? मतलब मैंने गिव अप कितनी कर दी? 70। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस 140 आई फॉरगिवन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स? 70 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है? आप किस तरह से लिखोगे? Opportunity cost of producing 140 units of capital goods is 70 units of consumer goods। क्या opportunity cost है? या ये या वो, या तो हमने चॉइस पढ़ी थी, क्रिएट होती है, तो आपने कितना गिव अप किया है कंज्यूमर गुड्स को? 70 फॉरगो किया है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 140 फॉर इट। इसी तरह से वाइस वर्सा, देखो मैं चाहती तो कैपिटल गुड्स के पूरे बना सकती थी 200 और 0 बना सकती थी मैं कंज्यूमर गुड्स का, लेकिन मैंने कितने बनाए? 140 यूनिट्स बनाए, मतलब मैंने फॉरगो कितने किए? 60 यूनिट्स। ऐसा ही हुआ। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 30 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स आई फॉर गिवन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 60 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है? आई होप आप समझ आ रहे हो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ रेलेवेंट है, रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक होती है इंक्रीजिंग, एक होती है डिक्रीजिंग, और एक होती है कांस्टेंट। और एग्जामिनर अक्सर इन तीनों पे सवाल पूछ लेता है। फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। देखो, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी तो आपका कर्व हमेशा, देखो हर चीज में डाउनवर्ड ही बनेगा, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है? बट आपके चेंज होंगे कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, सिर्फ इन ग्राफ में ये फर्क है कि अगर कॉनकेव है तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा इंक्रीजिंग कैसे, अब देखो लेट्स से मैं इनिशियली जो बना रही थी वो मैं एस बना रही थी सब्सिडी के, और सब्सिडी दे रही थी, और पी दे रही थी पब्लिक गुड्स के, और मैं कॉम्बिनेशन ए पे ऑपरेट कर रही थी। सही है, तो लेट्स से अगर मैं इसकी क्वांटिटी डिफाइन करूं, ये लेट्स से 100 है और ये लेट्स से 150 है। ठीक है, अब मैंने सब्सिडी को छोड़ के मैंने पब्लिक गुड्स को प्रेफर किया, मतलब मैं इसकी क्वांटिटी 200 पे लेके गई। ठीक है, अच्छा तो देखो डिक्रीज, लेट्स से ये हो गया 50 पर। ठीक है, अब देखो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कैसे, मैंने इसके 50 फॉरगो किए यूनिट्स, अगर आप इसको देखो ना तो ये 50% निकलेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैंने इसके 15% निकाल दिए। अगर आप 150 को देखो ना कि 150% कितना होता है, एक सेकेंड, आप जरा 50 डिवाइडेड बाय 150 करो तो आपको पता चलेगा कि कितना परसेंटेज आपने फॉरगो किया। डोंट सी इन यूनिट्स राइट, तो ये आ रहा है 33%, 33.33%। ठीक है, तो आपने ये देखा कि 50% मैंने गिराया सब्सिडी का, तो 33% गिरा बढ़ा। तो ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना कि 50% गिराना पड़ा तो 33% बढ़ा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ये है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जहां पे आपका कर्व कॉनकेव होता है, बाहर की तरफ होता है। ये बाहर की तरफ है, ये देखो ये बाहर की तरफ मुंह है इसका, सही, दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉनकेव कर्व। अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, दिस डायग्राम शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मोर ऑफ द पब्लिक गुड्स देन लेस ऑफ द सब्सिडी हैज टू बी प्रोवाइडेड, so this will increase the opportunity cost as this will result in higher unemployment, lower tax revenue and a fall in investment and government expenditure. And if you have to see not in the numerical forms, जैसे देखो अगर आपने सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर रहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, आप सब्सिडी प्रोवाइड करते हो ना तो वो एम्प्लॉयमेंट रखेगी, आप एम्प्लॉयज की जो ऑर्गेनाइजेशंस में थे, अब वो रखेगी ही नहीं क्योंकि उसको सब्सिडी नहीं मिल रही, उसकी तो कॉस्ट बढ़ गई, तो वो निकाल देगी अपने एम्प्लॉयज को टू कट डाउन इट्स कॉस्ट। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो टैक्स रेवेन्यू कहाँ से दोगे आप, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्सेस पे लगता है टैक्स, लोअर टैक्स रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का, लोअर टैक्स रेवेन्यू होगा तो लोअर इन्वेस्टमेंट होगी गवर्नमेंट की भी और एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की भी, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी फॉल हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। पब्लिक गुड्स की प्रोविजन क्या है, वो कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 7, दैट इज कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट मीन्स अगर आप ये देखो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व क्या कैसे होता है, कर्व स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब ये देखो ए और बी गुड्स बिल्कुल सेम होंगे, ये भी 100 और ये भी 100। अगर आप एक्स पे पहले ऑपरेट कर रहे थे या और यहाँ पे वाई पे ऑपरेट कर रहे थे, तो आपने वाई की क्वांटिटी गिरा के एक्स को बढ़ाने की कोशिश करी, तो आपने डिक्रीज इन 10% विल लीड टू इंक्रीज इन एक्स परसेंटेज, 10% ऑफ एक्स गुड एक्स। ठीक है, तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है ना डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सेम है, कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, दैट इज कि आपका स्ट्रेट होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, गुड एक्स अगर बढ़ रहा है 10% से तो गुड वाई 10% से कम होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डिक्रीजिंग का। ठीक है, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सॉरी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, लेट्स गो थ्रू इट। अगर तो फर्स्ट है आपका केस इंक्रीजिंग, ठीक है, और ये जो है वो है कांस्टेंट का। लेट्स रीड इट। The opportunity cost is the real cost of choosing one thing and not another. That is the next best alternative foregone. The diagram shows the concept of opportunity cost in relevance to the production possibility curve, as the country is operating at curve AB and the country has two options, either to consume good X or good Y. If the country decides to produce good Y,
from 0 to y1, so we'll have to forego good x from y1 to y to b as per the concept of microeconomics. बेसिकली इस डायग्राम को ये एक्सप्लेनेशन की है कि अगर कंट्री जो है वो ए बी पे ऑपरेट कर रही है और एस और पी पे इनिशियली ऑपरेट कर रही थी, सॉरी ये वाले पी पे ऑपरेट कर रही थी, तो अगर 50% आप किसी चीज़ का डिक्लाइन ला रहे हो तो 33% किसी चीज़ का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। आप देखो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। दिस डायग्राम शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट, दिस इज रॉन्ग हियर, कांस्टेंट concept of constant opportunity cost in relevance with the production possibility curve, as the consumers have two options, either to consume good X or good Y. If the consumer decides to consume less of good Y from Y to Y1, so it will result in more quantity of good X from Y to Y1, resulting in a reduction of some units by 10%. ठीक है, आपने बस इसको एक्सप्लेनेशन देनी है डायग्राम की। फिर एक होता है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है, अंदर की तरफ होता है, कॉनकेव बाहर की तरफ होता है, कॉन्वेक्स अंदर की तरफ होता है। दैट मीन्स अगर मैं सी से C1 जाती हूँ, मतलब एक क्वांटिटी जो कैपिटल गुड्स की वो मैं डिक्रीज करती हूँ, लेट्स से इट्स गेटिंग रिड्यूस बाय 20%, कैन लीड टू ज़्यादा आप बना सकोगे, दैट वुड बी 40%। तो आपने कम फॉरगो किया, ए के आपने 20% गिराए तो उसके आप 40% बना सके, तो दैट इज वाई इट इज शोइंग कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो आपकी कम होगी, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। अब ये सारे ग्राफ्स हैं जो आप गो थ्रू कर लो। देखो पहला ग्राफ जो है वो आपका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉनकेव, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउटवर्ड पीपीसी, ठीक है। इनवर्ड पीपीसी है तो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, और एक है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, के दोनों तरह से परसेंटेजेस सेम है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन के हाउ विल यू बी आंसरिंग अ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या बोला हुआ है, यूजिंग पीपीसी distinguish different levels of opportunity cost, different types of opportunity cost which an economy can face। बोलते हैं आप पीपीसी इस्तेमाल करो, उसकी वजह से हमें टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, ठीक है। आप बताओगे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कॉन्स्टेंट, इन बस यही तीन आपने एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आपने किया डिफाइंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि हमने पिछले उसमें भी डिस्कस किया कि आपने सबसे पहले स्टार्ट ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझाना है, क्यों, क्योंकि इसने पीपीसी की हैंड दी हुई है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी समझा दो, दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन, डिफाइन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर आपने उसकी बेसिक डायग्राम बना दी पीपीसी की और उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, ये रही, ठीक है। अब ये आप इंक्रीजिंग में भी यूज कर सकते हो। फिर आपने इंक्रीजिंग का केस समझाया, कांस्टेंट का समझाया और डिक्रीजिंग ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगेन ये 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स के 3 तरह से डिवाइडेड है, नॉलेज, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, 3 मार्क्स फॉर इट, 3 मार्क्स फॉर इट एंड 2 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन। दैट इज यू हैव टू प्रोवाइड अ कंक्लूजन, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी भी कि किस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो।